बचपन से ना हमें एक बहुत ही सीधा सा गणित सिखाया गया है। मतलब अगर जिंदगी की रेस जीतनी है तो बस भागते रहो। बिल्कुल, लगातार भागना होगा, संघर्ष करना होगा। सफलता का पैमाना ही यही मान लिया गया है कि इंसान कितना ज्यादा काम कर सकता है, कितने ज्यादा एक्शन ले सकता है और दूसरों को पछाड़कर कितना आगे निकल सकता है। हाँ, ये तो है। आज का जो हसल कल्चर है ना, मतलब ये लगातार काम करने की जो धुन है, इसमें रुकने को या कुछ न करने को सीधे सीधे हार मान लिया जाता है। और ये एक ऐसी मानसिकता है जो कोई नई नहीं है। मतलब हमारी पूरी आधुनिक सभ्यता ही इसी बुनियाद पर खड़ी है ना। हमें लगता है कि जो जितना मजबूत है, जो जितना ज्यादा हासिल कर सकता है, वो उतना ही सुरक्षित है। सही बात है। हम हर चीज को ना एक बहुत ही आक्रामक नजरिए से देखने के आदी हो चुके हैं। प्रकृति पर विजय पाना, परिस्थितियों को एकदम अपने कंट्रोल में रखना, यही हमें जिंदा रहने का इकलौता तरीका लगता है। लेकिन एक पल के लिए ना इस पूरे फॉर्मूले को उलट कर देखते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब क्या हो अगर जीवन में असल सफलता और किसी भी भयंकर संकट में सरवाइव करने का, सुरक्षित बचने का सबसे बड़ा रहस्य लगातार हाथ पैर मारने और ताकतवर बनने में छिपाई ना हो? क्या हो अगर सबसे बड़ी शक्ति कुछ न करने और पानी की तरह एकदम कमजोर या लचीला बनने में हो? अरे, ये विचार तो पहली बार सुनने में किसी बहुत बड़े मतलब एक पैराडॉक्स या विरोधाभास जैसा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई हार मानने की वकालत कर रहा हो। हाँ, सुनने में तो वैसा ही लगता है। लेकिन असल में ना, ये कोई कमजोर विचार नहीं है। ये एक ऐसे प्राचीन दार्शनिक नजरिए की शुरुआत है जिसने हजारों सालों से विचारकों को सोचने पर मजबूर किया है। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ कोई हवाई थ्योरी नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा लॉजिक है। और आज के इस गहन विश्लेषण में ना हम इसी रहस्य में ही और दिमाग को पलट देने वाले लॉजिक को डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे पास आज डीसी लाउन द्वारा अनुवादित प्राचीन चीनी ग्रंथ ताओ ते चिंग के स्रोत मौजूद हैं। और हमारा मिशन सिर्फ इस किताब के आध्यात्मिक श्लोकों को पढ़ना नहीं है। हम इन नोट्स के जरिए ये समझेंगे कि कैसे ये ग्रंथ सिर्फ संतों के लिए लिखा गया कोई प्रवचन नहीं था, बल्कि प्राचीन चीन के वॉरिंग स्टेट्स यानी जो युद्धरत राज्यों का युग था ना, उस बेहद अराजक और खूनी दौर में जिंदा रहने का एक बेहद प्रैक्टिकल और कूटनीतिक मैनुअल था। एक सर्वाइवल गाइड की तरह। एकदम, एक ऐसी सर्वाइवल गाइड जो बताती है कि जब चारों तरफ मौत मंडरा रही हो ना, तो जिंदा कैसे बचा जाए। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए ना, सबसे पहले हमें उस ऐतिहासिक बैकग्राउंड और इस किताब के रचयिता के रहस्य को समझना होगा। क्योंकि स्रोत सामग्री यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला सच सामने लाती है, जो इस पूरी किताब को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देता है। हाँ, और इस किताब के राइटर को लेकर जो पारंपरिक मान्यता है ना, वो सच में बहुत दिलचस्प है। दुनिया भर में तो यही माना जाता है कि ताओ ते चिंग को लाओ त्सु नाम के एक बहुत ही महान दार्शनिक ने लिखा था, जो कन्फ्यूशियस के समकालीन थे। हाँ, लेकिन डीसी लाओ का जो ट्रांसलेशन और एनालिसिस हमने देखा, वो तो इस पूरी कहानी पर ही सवाल खड़े कर देता है। मतलब लाओ के अनुसार लाओ त्सु शायद कोई ऐतिहासिक व्यक्ति थे ही नहीं। बिल्कुल, और इस बात को साबित करने के लिए ऐतिहासिक साक्ष्यों को देखना बहुत जरूरी हो जाता है। प्राचीन चीनी इतिहासकार थे सुमा छिएन। उन्होंने अपनी बहुत ही प्रसिद्ध किताब शीची में इतिहास को समेटने की कोशिश की थी। उसमें उन्होंने लाओ त्सु की जीवनी भी लिखी है। अच्छा। लेकिन मजेदार बात यह है कि उस जीवनी को पढ़ने पर साफ पता चलता है कि इतिहासकार खुद बहुत कंफ्यूज थे। अरे, वो कैसे? उन्होंने कन्फ्यूशियस और लाओ त्सु की एक मुलाकात का जिक्र किया है, जहां लाओ त्सु कन्फ्यूशियस को उनके अहंकार और दिखावे के लिए बुरी तरह फटकार लगाते हैं। लेकिन खुद सुमा छिएन को नहीं पता था कि ये घटना कभी सच में हुई भी थी या नहीं। हाँ, और इन नोट्स में एक और दिलचस्प बात सामने आती है कि उस दौर में ना कन्फ्यूशियस का मजाक उड़ाना एक तरह का जॉनर बन चुका था। बिल्कुल, एक ट्रेंड था। हाँ, मतलब लोग ऐसी कहानियां गढ़ते थे जहां कोई अनजान सा व्यक्ति आता और कन्फ्यूशियस के सारे ज्ञान को खोखला साबित कर देता। तो बहुत मुमकिन है कि ये जो लाओ त्सु वाली कहानी है, वो भी उसी ट्रेंड का हिस्सा रही हो। और यही नहीं, ये जो लाओ त्सु शब्द है ना, इसका शाब्दिक अर्थ भी बहुत कुछ बयां करता है। इसका मतलब होता है बुजुर्ग या ज्ञानी व्यक्ति, मतलब ओल्ड मैन। उस दौर में इस तरह के नामों से ना कई सारे संकलन या एंथोलॉजी मौजूद थी। अच्छा। इसलिए आधुनिक इतिहासकार और डीसी लाओ
इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये ग्रंथ संभवतः किसी एक इंसान के दिमाग की उपज है ही नहीं। ये कई पीढ़ियों के विचारकों, संपादकों और आम लोगों के छोटे-छोटे अनुभवों का एक संकलन है। अरे तो अगर हम इसे आज के तकनीकी युग की भाषा में समझें तो ये एक तरह से प्राचीन विकिपीडिया पेज की तरह लगता है ना? हाँ, बहुत ही सटीक उपमा है ये। मतलब इसका कोई एक ऑथर नहीं है। सदियों तक अलग अलग लोगों ने सर्वाइवल के जो उनके कोट्स थे, अपनी समझ, अपना विजडम, वो सब इस पेज पर एडिट और ऐड किया। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि आने वाली पीढ़ियां उस बेहद खतरनाक माहौल में जिंदा रह सकें। और वो जो वॉरिंग स्टेट्स का दौर था, वो कोई आम दौर तो था नहीं, वो शायद मानव इतिहास के सबसे क्रूर समय में से एक था। बिल्कुल। उस दौर की क्रूरता का अंदाजा लगाना ना आज हमारे लिए सच में बहुत मुश्किल है। चीन कई छोटे-छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जो जमीन और सत्ता के लिए आपस में लगातार एक अंतहीन युद्ध लड़ रहे थे। रोज की मार काट। हाँ, रोज बगावतें होती थीं, सत्ता पलटती थी। अब ऐसे माहौल में एक आम इंसान या किसान का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होगा? मोक्ष प्राप्त करना? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। उसका इकलौता लक्ष्य सिर्फ जीवित रहना था। शाम तक अपनी गर्दन धड़ पर सलामत रखना ही सबसे बड़ी अचीवमेंट थी उस वक्त। और इसी गहरे डर और सर्वाइवल की चिंता ने ही इस ग्रंथ को जन्म दिया। लेकिन यहाँ ना एक लॉजिकल सवाल उठता है। पूछिए। अगर ये किताब किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखी और जैसा हमने कहा कि एक विकिपीडिया पेज की तरह अलग-अलग लोगों के विचारों का कलेक्शन है, तो क्या इसका मतलब ये है कि इसमें कोई एक स्पष्ट विचारधारा या कोर फिलॉसफी है ही नहीं? क्या ये सिर्फ अलग-अलग रैंडम विचारों की एक खिचड़ी है? तो ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। और मजे की बात यह है कि इसका जवाब ही इस किताब की सबसे बड़ी खूबी है। अच्छा। हाँ, मतलब अलग-अलग लोगों द्वारा संकलित होने के बावजूद ना इस ग्रंथ के ज्यादातर हिस्से एक ही मुख्य विचारधारा से बहुत मजबूती से जुड़े हैं, जिसे ताओ कहा जाता है। ताओ। हाँ, ये पूरी सर्वाइवल गाइड इसी ताओ के सिद्धांत पर काम करती है। ये वो अदृश्य शक्ति या नियम है जो इस पूरी दुनिया को, इस पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। तो ये ताओ असल में है क्या? मतलब इसे हम कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि जब हम इसके पहले चैप्टर को पढ़ते हैं ना, तो चीजें और भी ज्यादा रहस्यमयी हो जाती हैं। किताब की शुरुआती इस लाइन से होती है कि जिस ताओ को शब्दों में पिरोया जा सके, वो शाश्वत ताओ नहीं है। बिल्कुल। मतलब हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम ही नहीं लिया जा सकता। और इसी कॉन्सेप्ट को समझना ना पश्चिमी और पूर्वी दर्शन शास्त्र के सबसे बड़े अंतर को समझना है। हम इंसानों की फितरत क्या है? हम हर चीज पर एक लेबल लगाना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमें लगता है कि अगर हमने किसी चीज को एक नाम दे दिया, उसे एक शब्द में बांध दिया, तो बस हमने उस पर कंट्रोल पा लिया। लेकिन ताओ वो असीमित शक्ति है जो हर चीज के पीछे है। जैसे ही आप इसे कोई स्पेसिफिक नाम देते हैं ना, आप इसकी असीमित कार्यक्षमता को एक दायरे में सीमित कर देते हैं। एक नाम हमेशा किसी दूसरी चीज को बाहर कर देता है। अच्छा, कैसे? जैसे अगर आप कहते हैं कि ताओ रोशनी है, तो इसका मतलब वो अंधेरा नहीं है, लेकिन ताओ तो दोनों है। और शायद इसीलिए ना नोट्स में स्पष्ट किया गया कि ताओ को कुछ यानी समथिंग कहने के बजाय कुछ नहीं या शून्यता कहना ज्यादा सटीक है। बिल्कुल। ये विचार मुझे बहुत गहरा लगा। मतलब हम हमेशा उस चीज को अहमियत देते हैं जो ठोस है, जो दिखती है, लेकिन चैप्टर 11 इस शून्यता को इतने बेहतरीन और प्रैक्टिकल तरीके से समझाता है कि दिमाग के जाले ही साफ हो जाते हैं। हाँ, वो पहिया और मिट्टी के बर्तन वाला उदाहरण ना, डीसी लाओ इस चैप्टर पर बहुत जोर देते हैं, क्योंकि ये असल में शून्यता के मैकेनिज्म को समझाता है। हाँ, उस चैप्टर में कहा गया है कि एक पहिए की 30 तीलियां एक हब यानी केंद्र से जुड़ती हैं। हाँ। लेकिन वो पहिया उन लकड़ी की तीलियों की वजह से काम नहीं करता। पहिया उस खाली जगह या शून्यता के कारण घूमता है जहां एक्सल को फंसाया जाता है। मतलब अगर वो बीच की जगह ठोस होना, तो पहिया किसी काम का नहीं रहेगा। बिल्कुल सही। और यही बात हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी लागू होती है। हम मिट्टी को गूंदकर एक सुंदर बर्तन बनाते हैं। हम उस मिट्टी की तारीफ करते हैं, उसकी बनावट को देखते हैं। लेकिन उस बर्तन का असल उपयोग, उसकी असली कीमत उसके अंदर के खालीपन की वजह से ही तो होती है। हाँ, अगर बर्तन अंदर से पूरा ठोस हो तो उसमें पानी कैसे भरेंगे? बिल्कुल। हम ईंट और पत्थर से कमरा बनाते हैं, लेकिन उस कमरे का इस्तेमाल तभी हो सकता है जब उसमें खिड़की और दरवाजे की खाली जगह छोड़ी जाए। पता है, इस उपमा को मैं संगीत से जोड़कर देख पा रही हूँ। अच्छा, कैसे? जैसे जब हम कोई धुन सुनते हैं ना, तो हमारा ध्यान बजने वाले नोट्स पर होता है।
लेकिन उन नोट्स के बीच का जो मौन या जो खालीपन होता है, असल में वही उस धुन को उसका अर्थ और लय देता है। अगर नोट्स बिना किसी मौन के, बिना किसी खाली जगह के लगातार बस बजते रहें तो वो संगीत नहीं रहेगा। बिल्कुल, वो सिर्फ एक असहनीय शोर बन जाएगा। क्या बात है। ये तुलना ना इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से स्पष्ट कर देती है। ताओ वही मौन है, वही शून्यता है जो पूरे ब्रह्मांड को रूप और अर्थ देती है। ताओ दुनिया को पैदा करता है, लेकिन एक तानाशाह की तरह उस पर हुक्म नहीं चलाता। ये ब्रह्मांड का पोषण करता है, लेकिन इसका क्रेडिट नहीं लेता। ये बिना कुछ किए ही सब कुछ करता है। अब यहाँ से ना कहानी एक बहुत ही प्रैक्टिकल मोड़ लेती है। बताइए। मतलब अगर ताओ का वर्णन करना इतना मुश्किल है और ये मूल रूप से शून्यता है, तो इंसान इस शून्यता को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करे? इंसान तो खाली नहीं बैठ सकता ना। सही बात है। यहीं पर स्रोत सामग्री एक ऐसे सिद्धांत को सामने लाती है जो ताओवाद का सबसे बड़ा हथियार है, वू वेई। हाँ, वू वे। इसका शाब्दिक अर्थ है बिना कुछ किए सब कुछ करना या अकर्म। लेकिन इसे ना आलस्य समझने की भूल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये प्रकृति के फ्लो के साथ बहने की कला है, और इसके साथ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण गुण जुड़ता है, कमजोरी और कोमलता, जिसे चीनी भाषा में जो कहा गया है। ताओ ते चिंग में ये कोमलता और कमजोरी ही सर्वाइवल का सबसे असरदार तरीका है। सर्वाइवल के लिए कमजोर बनना, मतलब ये बात तो आज के दौर के इंसान को बिल्कुल हजम नहीं होगी। हाँ, जाहिर है। हम तो हमेशा सुनते आए हैं ना कि सर्वाइव करने के लिए चट्टान की तरह मजबूत होना पड़ता है ताकि कोई हमें तोड़ ना सके। लेकिन ताओ ते चिंग इसी चट्टान का उदाहरण देकर समझाता है कि कठोरता असल में कितनी कमजोर होती है। स्रोतों में पानी को दुनिया की सबसे कोमल और कमजोर चीज माना गया है। पानी का अपना कोई आकार नहीं होता। यह हर बर्तन में ढल जाता है। यह हमेशा नीचे की तरफ बहता है, जहां कोई नहीं जाना चाहता। सही बात है। लेकिन जब यही कोमल पानी लगातार बहता है ना, तो वो दुनिया की सबसे कठोर चीज यानी उसी चट्टान को भी काट देता है। मतलब चट्टान अपनी कठोरता के कारण टूट जाती है, लेकिन पानी अपनी कोमलता और लचीलेपन के कारण अपना रास्ता बना ही लेता है। बिल्कुल। पानी को आप कुचल नहीं सकते, उसे आप तोड़ नहीं सकते। एकदम से। और इसी बात को डीसी लाओ ने विकास यानी डेवलपमेंट और पतन यानी डिक्लाइन के एक बहुत ही अनोखे कॉन्सेप्ट के जरिए समझाया है। अच्छा। आमतौर पर हम क्या मानते हैं कि प्रकृति एक गोल चक्र की तरह काम करती है। जो चीज कमजोर है वो ताकतवर बनेगी और फिर वापस कमजोर हो जाएगी। लेकिन लाओ त्से कहते हैं कि ताओ ते चिंग का नजरिया अलग है। उनके अनुसार विकास करना पहाड़ पर एक बेहद कठिन और धीमी चढ़ाई की तरह है, जिसमें हर कदम पर जानबूझकर मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन पतन या गिरावट इतनी धीमी नहीं होती। वो बहुत तेज, अचानक और पूरी तरह से नष्ट कर देने वाली होती है। इसे पढ़ते हुए ना मुझे किसी पार्क में बच्चों की जो स्लाइड होती है, फिसल पट्टी, उसका ख्याल आया। अरे वाह, बहुत अच्छा उदाहरण है ना? आप बहुत मेहनत करके पसीना बहाकर सीढ़ियां चढ़ते हैं और टॉप पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां से नीचे गिरने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है। बिल्कुल। एक बार आप फिसले तो सीधा जमीन पर आकर ही रुकेंगे, बीच में रुकने का कोई चांस ही नहीं है। इस उपमा ने ना इस विचार को बहुत ही सटीक तरीके से पकड़ लिया है। इसीलिए ताओ ते चिंग सलाह देता है कि हमेशा नीचे या कोमल अवस्था में रहें। जो चीज पहले से ही जमीन पर है वो नीचे गिरी नहीं सकती। सही बात है। अध्याय 52 का वह कथन बहुत अहम है कि विनम्रता या कमजोरी से चिपके रहना ही असली ताकत है। ग्रंथ हमारी शारीरिक अवस्था का भी बहुत तार्किक उदाहरण देता है। जब एक इंसान जीवित होता है या जब एक पौधा हरा होता है तो वो कोमल और लचीला होता है। लेकिन जब इंसान मर जाता है तो उसका शरीर कठोर और अकड़ जाता है। सूखा हुआ पेड़ भी कठोर हो जाता है और जरा सी तेज हवा में टूटकर गिर जाता है। तो इसका सीधा सा लॉजिक ये हुआ कि कठोरता मौत का साथी है और कोमलता जीवन का। इसलिए ताकतवर और कठोर बनने की कोशिश करना असल में अपने विनाश को दावत देना है। यहाँ पर ना मैं एक आम इंसान के नजरिए से इस थ्योरी को थोड़ा चुनौती देना चाहूंगी। जी बिल्कुल। हमारी आज की दुनिया में तो हमेशा ऊपर उठने, नंबर 1 बनने और आगे निकलने की बात होती है। यह सिद्धांत तो एक तरह से महत्वाकांक्षा, जो एम्बिशन होता है, उसको ही जड़ से खत्म कर रहा है। क्या ये इंसान को आलसी नहीं बना देगा? इस सवाल का जवाब ना उस वॉरिंग स्टेट्स के खूनी दौर में ही छुपा है। अच्छा। उस समय महत्वाकांक्षा कोई गुण नहीं था, बल्कि वो मौत का सबसे बड़ा कारण था। जरा सोचिए, जो पेड़ जंगल में सबसे ऊंचा, सीधा और मजबूत होता है,
लकड़हारा सबसे पहले उसी को काटता है। ओ, सही बात है। जो सेनापति सबसे ज्यादा शूरवीर बनता है और आगे बढ़कर लड़ता है, दुश्मन के तीरों का पहला निशाना वही बनता है। महत्वाकांक्षा आपको उस स्लाइड के बिल्कुल ऊपर ले जाती है जहां से हर कोई आपको नीचे गिराना चाहता है। तो ये आलस्य नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। संतुष्टि जानना ही सबसे बड़ी दौलत है। बिल्कुल। जो ये जानता है कि उसे कब रुकना है, वो कभी खतरे में नहीं पड़ता। अगर आप किसी से मुकाबला ही नहीं करेंगे तो कोई आपसे मुकाबला नहीं कर पाएगा और आप सुरक्षित रहेंगे। एकदम सही। अब यहां से ना ये विचार एक और बड़ी छलांग लगाता है। ये तो हुई एक आम इंसान के सर्वाइवल की बात, लेकिन जो व्यक्ति एक पूरा राज्य चला रहा है, जो एक राजा या शासक है, उसके लिए यह सिद्धांत कैसे काम करेगा? ये सच में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि एक राजा तो ये नहीं कह सकता ना कि मैं कमजोर बनकर बैठूंगा। लेकिन स्रोत सामग्री दिखाती है कि जो तकनीक एक व्यक्ति के लिए सर्वाइवल का तरीका है, वही एक समझदार शासक के लिए एक सफल और शांतिपूर्ण राज्य चलाने का सबसे बेहतरीन टूल बन जाती है। बिल्कुल। और इसके लिए अध्याय 60 में शासन करने की कला को एक बहुत ही अजीब लेकिन गहरी उपमा से समझाया गया है। हाँ, वो उपमा जहां कहा गया है कि एक बड़े राज्य पर शासन करना एक छोटी मछली को उबालने जैसा है। ये राजनीति ज्ञान का ना एक बहुत ही शानदार विचार है। हाँ, मतलब अगर आप एक बहुत छोटी मछली को पका रहे हैं और उसे बार बार पलटेंगे, उसे ज्यादा छेड़ेंगे या बहुत मसाले मिलाने की कोशिश करेंगे, तो वो मछली टूटकर बिखर जाएगी। इसी तरह अगर एक शासक अपने राज्य में ज्यादा दखलंदाजी करेगा, हर बात पर नए नियम बनाएगा, लोगों की जिंदगी को माइक्रो मैनेज करने की कोशिश करेगा, तो राज्य में अराजकता फैल जाएगी। बिल्कुल, जनता परेशान हो जाएगी। शासक को भी वू वे यानी अकर्म का पालन करना चाहिए। उसे प्रकृति के फ्लो में दखल नहीं देना चाहिए। और शासक के इसी अकर्म को समझाने के लिए ना इन नोट्स में एक और बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक का इस्तेमाल किया गया है। हाँ? बिना तराशा हुआ पत्थर, जिसे अंग्रेजी में द अनकार्व्ड ब्लॉक और चीनी में पीयू कहा जाता है। ये प्राकृतिक सादगी का सबसे बड़ा प्रतीक है। सही कहा। जब तक किसी पत्थर को तराश कर कोई मूर्ति या बर्तन नहीं बनाया जाता, तब तक वो अपने मूल प्राकृतिक रूप में रहता है। उसमें असीम संभावनाएं होती हैं। स्रोत हमें बताता है कि बर्तन या वेसल शब्द का इस्तेमाल प्राचीन चीन में विशेषज्ञों या उपकरण के लिए किया जाता था। ताओ ते चिंग का मानना है कि शासक को कोई बर्तन या विशेषज्ञ नहीं बनना चाहिए। मतलब उसे किसी एक खांचे में फिट नहीं होना चाहिए। उसे उस बिना तराशे हुए पत्थर की तरह होना चाहिए, एकदम सरल, निराकार और इच्छाओं से मुक्त। बिल्कुल। क्योंकि जब शासक की खुद की कोई बड़ी महत्वाकांक्षाएं नहीं होंगी, वो महलों या खजानों के पीछे नहीं भागेगा, तो प्रजा भी शांत रहेगी। और इसी बात पर ना स्रोत सामग्री एक बहुत ही बड़े वैचारिक टकराव को भी सामने लाती है, जो उस दौर के चीनी दर्शन को समझने के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, वो क्या? ये ग्रंथ कन्फ्यूशियस और मोएस्ट विचारकों का कड़ा विरोध करता है। मोएस्ट विचारक कहते थे कि समाज में योग्य और ज्ञानी लोगों का सम्मान होना चाहिए, मेरिट को बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन ताओ ते चिंग इसके बिल्कुल खिलाफ है। ये सुनकर तो कोई भी हैरान हो सकता है कि ज्ञान और योग्यता को बढ़ावा देने में भला क्या बुराई है। हाँ, स्वाभाविक है। लेकिन इन नोट्स में इसके पीछे का जो लॉजिक दिया गया है ना, वो इंसान के मनोविज्ञान को एकदम नंगा कर देता है। ग्रंथ कहता है कि जब आप समाज में योग्यता, सफलता या ज्ञान का ढिंडोरा पीटते हैं, तो आप असल में समाज में ईर्ष्या, दिखावा और नई इच्छाएं पैदा कर रहे होते हैं। और इसका कारण बहुत सीधा है। जब लोगों को पता चलता है कि समाज में फला चीज को बहुत कीमती माना जाता है या फला पद को बहुत सम्मान मिलता है, तो वो उसे हासिल करने की होड़ में लग जाते हैं। सही बात है। जो उसे मेहनत से नहीं पा सकते, वो उसे चुराने की कोशिश करते हैं या फिर पाखंड का सहारा लेते हैं। इसलिए ताओ ते चिंग कहता है कि शासक को चाहिए कि वो लोगों को ज्यादा ज्ञान या चालाकी से दूर रखे। उन्हें बस एक बच्चे जैसी मासूमियत और सादगी में रहने दें, जहां उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी हों, पेट भरा हो, लेकिन उनके दिमाग में बेकार की महत्वाकांक्षाएं न हों जो उनका सुकून ही छीन लें। बिल्कुल। इसे पढ़ते हुए ना मुझे आज के दौर के मॉडर्न एडवर्टाइजिंग और उपभोक्तावाद, जो कंज्यूमरिज्म है, उसकी याद आ गई। आज के विज्ञापन ठीक यही काम तो करते हैं। अरे हाँ। ये तुलना इस कॉन्सेप्ट को आज के समय में पूरी तरह प्रासंगिक बना देती है। कैसे मतलब? देखिए, विज्ञापन हमें लगातार ये बताते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है। वो ज्ञान और तरक्की के नाम पर हमारे अंदर ऐसी चीजों की इच्छा पैदा करते हैं जिनकी हमें कल तक कोई जरूरत ही नहीं थी। नया फोन, नई गाड़ी, नए कपड़े,
हाँ, बिल्कुल सही। और जैसे ही ये नई इच्छाएं पैदा होती हैं, हमारा सुकून छिन जाता है और हम एक अंतहीन चूहा दौड़ में शामिल हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे लाओ त्सु हजारों साल पहले ही आज के इस उपभोक्तावाद की भविष्यवाणी कर रहे थे, जहां नई इच्छाएं और जरूरत से ज्यादा चालाकी ही हमारे दुखों और तनाव का मुख्य कारण है। ताओवाद का दर्शन हमें यही चेतावनी देता है कि जो चीजें प्राकृतिक रूप से जरूरी नहीं है ना, उनके पीछे भागना आपको सिर्फ थकाएगा और अंततः विनाश की ओर ले जाएगा। सही बात है। अगर आप लगातार नई इच्छाएं पैदा करेंगे तो शांति कभी नहीं मिलेगी। उस हिंसक दौर का राजा हो या आज का मॉडर्न इंसान, ये लॉजिक दोनों पर समान रूप से लागू होता है। तो अगर हम इस पूरी लंबी चर्चा और इन सभी स्रोतों के सार को एक जगह समेटे ना, तो ताओ ते चिंग की असली शक्ति उसके विरोधाभासों में ही छिपी है। एकदम। ये हमें सिखाता है कि कैसे बिना लड़े जीता जा सकता है, कैसे पूरी तरह से खाली होकर ही असल पूर्णता पाई जा सकती है, और कैसे बिना कुछ किए सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ये सिर्फ कोई अमूर्त आध्यात्मिक विचार नहीं है, बल्कि एक अत्यंत प्रैक्टिकल टूल किट है। बिल्कुल। ये सिखाता है कि कैसे महत्वाकांक्षा के उस जानलेवा जाल से बचकर पानी की तरह लचीला और विनम्र होकर किसी भी कठिन परिस्थिति में खुद को सुरक्षित रखा जा सकता है। स्रोतों की इस बेहद दिलचस्प चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। इस पूरी फिलॉसफी ने ना शक्ति और सफलता को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल दिया है। लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जी। आज की इस भाग दौड़ भरी जो ये गलाकाट प्रतियोगिता वाली दुनिया है, जहां हर कोई सबसे आगे निकलना चाहता है, जहां हर कोई लाइमलाइट में रहने के लिए संघर्ष कर रहा है, क्या ये संभव है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी वो क्षमता हो जहां वो स्वेच्छा से पीछे रहना और अदृश्य होना चुन सके? सोचने वाली बात है। क्या इस अनवरत शोर और अंधी दौड़ में कुछ न करना ही असली शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है? इस विचार पर मंथन करना बहुत जरूरी है।